जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, हमारा देश आप जानते हैं कि एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और बात आज की नहीं है। 1974 में मई का महीना था। 18 मई 1974 को हमारे देश ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में जब परमाणु परीक्षण किया तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया था। लेकिन इस उपलब्धि के पीछे की बात और इस उपलब्धि के पीछे के लोगों का योगदान जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी से याद आया कि एक काम और बहुत ज़रूरी है और वो ये कि अगर अभी भी आप में से जिस किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कर लें और घंटी का चिन्ह भी दबा दें। तो आप जानते हैं कि उससे ये होगा कि हमारे वीडियो के नोटिफ़िकेशन जो सूचक हैं, वे आपको तुरंत मिल जाएँगे और आप तुरंत वीडियो का आनंद ले सकेंगे, इन किस्सों का आनंद ले सकेंगे, ख़ास किस्से, ख़ास ढंग से। तो अ, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीछे कितना 61 बरस पीछे, लगभग 61 बरस, बल्कि पौने 61 बरस कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। 16 अक्टूबर 1964 का दिन था। तो आज से लगभग कितना हो गया? पौने 61 बरस पहले। अब ये 16 अक्टूबर 1964 को क्या हुआ था? हुआ ये था कि चीन ने परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया था। अब ये भारत के लिए भारी चिंता का विषय था, क्योंकि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ गया था ना। हमारे इस पूरे क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र में उस समय का जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, उसका अगर एशियाई हिस्सा छोड़ दें तो इस पूरे एशियाई महाद्वीप में चीन अकेला परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था। तो शक्ति संतुलन बिगड़ गया। अब भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय तो था ही। अब उस पर क्या हुआ कि चीन ने कुछ महीने पहले हमारे साथ जो हमारे राष्ट्रपति उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, तो 27 मई को उनका देहांत हो गया था चीन के धोखे के कारण। तो उसके पीछे भी चीन जिम्मेदार था। चाउ एन लाई का जो हिंदी चीनी भाई भाई करके 1962 में हमारे साथ चीन ने क्या किया था, तो वो धोखा था। तो उस कारण से वो नुकसान हमारा हुआ। अब हुआ क्या कि 64 में शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री। 9 जून 1964 को वे बने थे शास्त्री जी प्रधानमंत्री, और 16 अक्टूबर को, यानी कि 4 महीने और 1 हफ्ता, सवा 4 महीने बाद चीन परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग डेढ़ साल शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे। अब 16 अक्टूबर 1964, ये तो वो तारीख थी जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, और इसके ठीक 8वां दिन इसके बाद, 16 के बाद 8वां मतलब 24 अक्टूबर 1964 को उस समय के भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी को एक साक्षात्कार दिया था। उसमें कहा, क्या कहा डॉक्टर भाभा ने? बहुत बड़ी बात कही थी। इतनी बड़ी बात कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हिल गई थीं वो बात सुनकर। हाँ, हिल गई थी। भाभा ने कहा उस अपने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के साक्षात्कार में कि अगर इजाजत मिले तो भारत 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। यही कहा था, जो कहा था अंग्रेजी में, उसका हिंदी अनुवाद यह है, अगर इजाजत मिले तो भारत 18 महीने,
मतलब ये अवधि भी बता रहे थे। इतना आत्मविश्वास और दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियां हिल गई कि इसका मतलब भारत की बहुत लंबी तगड़ी पूरी तैयारी है। उन्होंने अवधि भी बता दी, 18 महीने, मात्र 18 महीने में भारत परमाणु बम बना सकता है। अब हुआ क्या? आ, चलिए ऐसा करता हूं कि हुआ क्या आगे उसकी बजाय मैं थोड़ा भाभा के बारे में आपको बता दूं। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हुई। 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और ये जो है इसके बनाए गए डॉक्टर भाभा अध्यक्ष। अब भाभा जो हैं वे 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे थे। अब ये ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे भाभा, मतलब ये कि जब ये 1964 में 24 अक्टूबर को बात कर रहे हैं तब उन्हें उम्र का 55वां साल चल रहा था और 24 जनवरी 1966 का मोंट ब्लांक फ्रांस की एक जगह है, तो वहां विमान दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। अब हुआ क्या? अब वापस चलिए 24 अक्टूबर 1964 को, जब ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के साथ साक्षात्कार में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या कहते हैं कि अगर हमें अनुमति मिले ना तो हम यानी कि हमारा देश, अनुमति मतलब प्रधानमंत्री जैसे सक्षम स्तर से, तो हम 18 महीने में परमाणु बम बना सकते हैं। तो ये उन्होंने 18 महीने कहा और रुकिए, इस साक्षात्कार के ठीक ठीक 3 महीने, उन्होंने तो 18 महीने का, 18 महीने छोड़िए, सिर्फ 3 महीने, ठीक 3 महीने में उनका देहांत हो जाता है। अब वो देहांत कहें या हत्या कहें, मोंट ब्लांक में जिस विमान दुर्घटना की मैं बात कर रहा हूं उस विमान दुर्घटना में 117 लोग मारे गए थे, यानी कोई नहीं बचा, सब मारे गए। उस विमान में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सवार थे। मतलब उन्होंने जिस दिन साक्षात्कार में कहा था कि 18 महीने में हम परमाणु बम बना सकते हैं, उसके ठीक 3 महीने में उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 117 लोग। अब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये बात तो है 24 जनवरी की, और इससे 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले 19 जनवरी 1964, देखिए 11 जनवरी 1966 है ना, 11 जनवरी 1966 तो परमाणु तो ये 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हुआ, तो फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब हुआ क्या कि 19 जनवरी 1966, हाँ 19 जनवरी 1966 जो है यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने भाभा को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, वो भी कैबिनेट मंत्री का। तो भाभा इसके लिए क्या था कि मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने वाले थे कि भाई जो मंत्री बनना है तो फिर दिल्ली रहना पड़ेगा, तो सरकारी निवास में तो शिफ्ट होने की तैयारी में थे। वे वियना यात्रा पर जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा था मैं वियना यात्रा से वापस आकर मैं ये पद स्वीकार करता हूँ कैबिनेट मंत्रिमंडल में, है ना ये। तो भाभा ने वियना का हवाई टिकट करवा लिया। इंदिरा जी से उन्होंने क्या कहा, मैं वियना हो आता हूँ, वापस आकर ये आपका ऑफर स्वीकार करता हूँ। ये 19 जनवरी की बात है और उन्होंने वियना का टिकट भी बनवाया। और उनके एक मित्र थे पिप्सी वाडिया, तो पहले ये 23 जनवरी को यात्रा करने वाले थे, लेकिन फिर इनके जो पिप्सी वाडिया मित्र हैं उन्होंने कहा, तो उनके कहने से इन्होंने एक दिन बाद में करवाया टिकट, 24 जनवरी का टिकट करवाया। अब 24 जनवरी को फिर वो मोंट ब्लांक में वो विमान दुर्घटना हो गई। और एक बात देखिए, जो संदेह पैदा होता है ना, शक पैदा होता है, वो ये कि जो इस तरीके से कोई भी विमान दुर्घटना होती है तो उसका ब्लैक बॉक्स मिलता है, मलबा मिलता है।
मलबा मतलब वो एक्सीडेंट के बाद जो कचूमर निकला होता है जहाज के टुकड़े इधर उधर, वो जैसे अभी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई अहमदाबाद, एयर इंडिया का विमान उड़ा और कुछ सेकंड में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। उसमें जो पायलट आपस में बोल रहे थे कि एक पायलट ने को पायलट से कहा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, तो उसने कहा मैंने नहीं किया। ये सारी बातें सुनाई दे रही है। ब्लैक बॉक्स मिला, मलबा मिला है, लेकिन ये बड़े ही अचंभे की बात है कि होमी जहांगीर भाभा का 117 यात्रियों समेत जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका कभी मलबा ही नहीं मिला, ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला, एक टुकड़ा तक नहीं मिला इस जहाज का। अब सोचिए, पूरा जहाज, कुछ छुटपुट बच्चों की खिलौना गाड़ी नहीं थी, पूरा जहाज 117 आदमी, लेकिन मलबा तक नहीं मिला, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, कभी नहीं मिला। कैसे जांच हो पाती? अब मैं यहां पर आपके सामने एक पत्रकार है ग्रेगरी डगलस, उनकी बात रखना चाहूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, कन्वर्सेशन विद द क्रो, और इसमें उन्होंने सीआईए यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमेरिका की बड़ी खतरनाक जासूसी संस्था मानी जाती है, सीआईए, इसके एक पूर्व अधिकारी थे रॉबर्ट क्रॉली। तो रॉबर्ट क्रॉली के साथ में जो डगलस, ग्रेगरी डगलस ने जो बातें की, तो डगलस ने किताब में लिखा, किताब का नाम फिर बता दूं, कन्वर्सेशन विद द क्रो। तो उसमें वो जो रॉबर्ट क्रॉली ने बताया कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था ना, तो होमी जहांगीर भाभा के उस कथन के बाद, साक्षात्कार वाले कथन के बाद अमेरिका बहुत नाराज हो गया। और हुआ क्या कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ भारत का 1964 में, तो उस युद्ध में शास्त्री जी ने डॉक्टर भाभा से, होमी भाभा से कुछ बड़ा करने को कहा, बोले कुछ बड़ा कीजिए। तो होमी भाभा ने कहा कि ठीक है, हम बना सकते हैं परमाणु बम। तो शास्त्री जी ने उन्हें कहा अभी परमाणु परीक्षण मत करो, रुक जाओ, अभी परमाणु बम का परीक्षण मत करो, पहले मैं कैबिनेट से मंजूरी ले लेता हूँ। कैबिनेट होता है ना, जो मंत्रिमंडल का कैबिनेट हिस्सा जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो मैं उसकी मंजूरी ले लूं, उसके बाद करना, तब तक परमाणु परीक्षण करना मत। शास्त्री जी ने होमी भाभा को रोक दिया। और क्रोली के अनुसार, वो जो रॉबर्ट क्रोली था ना, पूर्व सीआईए अधिकारी, उसके अनुसार से इस कारण से सीआईए ने पहले शास्त्री जी की हत्या का षड्यंत्र रचा, फिर भाभा का। और क्रोली के अनुसार ताशकंद में शास्त्री जी की जो संदेहास्पद मृत्यु हुई, वो सीआईए द्वारा, अमेरिका द्वारा करवाई गई हत्या थी। ये रॉबर्ट क्रोली का कहना, जो खुद सीआईए के अधिकारी रह चुके थे। और उन्होंने कहा है कि बोइंग 707 विमान जिसमें भाभा यात्रा कर रहे थे ना, इस विमान का जो कार्गो होल्ड था, जिसमें सामान रखा जाता है, कार्गो सेक्शन, तो उसमें बम रखा गया था और वो बम फटने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ऐसी योजना बनाई गई थी। ये किसका कहना? ये कहना है सीआईए का ही पूर्व अधिकारी उसका। तो ये किताब ग्रेगरी डगलस ने लिखी, कन्वर्सेशन विद द क्रो, उसमें लिखा। अब चूंकि फ्रांस के क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई थी, तो फ्रांस ने जांच समिति बिठाई। जांच समिति ने रिपोर्ट दी कि भाई बम का कोई षड्यंत्र हमें मिला नहीं। और उन्होंने कहा कि बर्फबारी बहुत हो रही थी, इसके कारण से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के बीच में गलतफहमी हो गई और उसके कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये जहाज। लेकिन कमाल की बात है, इस जांच समिति ने ऐसे कैसे निष्कर्ष दे दिया जबकि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, कभी नहीं मिला, और इस जहाज का, विमान का कोई मलबा भी नहीं मिला। तो फिर किस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया, ये भी आज भी संदेह के घेरे में है। लेकिन भारत सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और पता नहीं क्यों आगे ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रयास नहीं हुआ कि ईमानदारी से इसकी जांच करवाई जाए। खैर, मामला वहीं लिपापोती करके बंद कर दिया गया, लेकिन देश ने तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक खो दिया।
नमन करते हैं मित्रों होमी जहांगीर भाभा जैसे भारत के सपूत को कि जिनकी तैयारी के कारण ही 18 मई 1974 को भारत ने क्या किया, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। और उसके बाद में फिर मई 1999 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया और फिर बना परमाणु शक्ति संपन्न दोबारा से उसको, और मजबूती मिली। प्रणाम करते हैं ऐसी शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को। और बस आपसे यही निवेदन करते हुए विदा लूंगा कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, जिससे एक ही सूचनाएं आपको जल्दी से जल्दी मिले वीडियो की। और मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश विदा लेता हूँ ये कहते हुए कि अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा फिर से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। प्रणाम।